हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आप सब यही सोच रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रविवार को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला है। जी, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस समझने में समय लग गया, उसका एनालिसिस करने में समय लग गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके जो जो जर्नलिस्ट ने जो सवाल पूछे उसके जवाब दिए गए, नहीं दिए गए। इनफैक्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो मेरे मन में एक सवाल जो उठा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ज्ञानेश कुमार जी के लिए, कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और भाषण ज्यादा लग रहा था। जनरली मैं ऐसा भाषा या ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज करती किसी भी चीज के लिए या किसी भी इवेंट के लिए, लेकिन कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था सबके लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने कई लोगों से बात किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं, सीसी, ईसी, फॉर्मर सीसी और ईसी। इनफैक्ट मैंने कुछ एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, लॉयर्स और जर्नलिस्ट जो वहां मौजूद थे, उनसे भी बात की कि आखिर हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी सवाल का जवाब मिला। तो सबने यही क्या कहा कि हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस 1.5 घंटे की, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने फिर से सुना, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, और उस स्पीच में से उस जो भी वो स्पीच दिया इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें से मैंने जवाब निकालने की कोशिश की। जैसे वो चावल चूंगते हैं ना, वैसे उसमें से जैसे कंकड़ निकालते, वैसे ही मैं जवाब निकाल रही थी। तो कुछ पॉइंट्स पे बहुत सारे सवाल, अच्छे सवाल किए गए थे, बहुत सारे जिसका उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद क्यों नहीं जा पाई, बहुत लोगों ने पूछा। मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि इसमें क्लियरली कहा गया था, पीआरओ ने, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, उन्होंने क्लियरली मुझे कहा कि खाली एक्रेडिटेड कार्ड होल्डर जर्नलिस्ट ही जा सकते हैं, और मेरे पास वो एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं है। मैंने इसे सरेंडर कर दिया था कुछ सालों पहले, क्योंकि मैंने टेलीविजन में जॉब छोड़ दिया था। तो अब आते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ। पहले ये बता दूं, क्योंकि ये जो पैटर्न इन्होंने सेट किया था कि 5 जर्नलिस्ट सवाल पूछेंगे, और एक ग्रुप में जब सवाल हो जाएंगे 5 जर्नलिस्ट के, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जवाब देंगे। तो जो देखा गया कि एक जर्नलिस्ट ने कम से कम 2 सवाल तो पूछे ही। तो आप समझ लीजिए 10 सवाल पूछे गए। अब इन 10 सवाल का जवाब उन्होंने एक साथ दिया। जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन ऑन वन होता है, जैसे कि मैंने कोई सवाल पूछा तो उसका जवाब डायरेक्टली एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक पूल ऑफ क्वेश्चंस बनाया गया पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। तो इसमें क्या हुआ कि कई बार कुछ सवाल के जवाब छूट गए या कुछ सवाल के जवाब भी नहीं आए। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो वापस से पूछा गया था, जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने जवाब दिया, कि दिया नहीं पहले, अब आप दे दीजिए। तो मैं अब पहले आपको इस इस वीडियो का इस वीडियो को करने के पीछे मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं कुछ चीजों पर आपको बता दूं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम रहा। खास तौर पे कुछ सवाल, पहले तो मैं राहुल गांधी वाले इशू पे बात करूंगी, जो कि राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला एलिगेशन लगाया। तो इसमें इन्होंने क्लियरली कह दिया, आपने सुना भी होगा, या तो 7 दिन में वो हलफनामा दे, एफिडेविट दे, या माफी मांगे जनता से। तो ये एक अप्रोच पूरा क्लियर हो चुका है इलेक्शन कमीशन का कि वो किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे जब तक एफिडेविट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ये सारे दस्तावेज नहीं देते। तो ये चीज, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने किया है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी, आप जब तक हमें एफिडेविट नहीं दे। तो मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि आपने, यानी कि ये मान लिया कि आपका पूरा रिकॉर्ड सही है, इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी डेटा या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू राहुल गांधी ने दिखाया वो सब गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे एलिगेशंस जो कांग्रेस ने लगाए वो सही होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट फाइंडिंग तो मैंने भी की, खुद की, और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। और एक पर्टिकुलर मैटर पे तो मैं कह सकती हूँ कि एक इंसान का नाम अलग अलग एपिक नंबर के साथ दिया, एक ही इंसान को दिखाया गया है, फोटो में मैच कर रहे हैं, और उनका नाम अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में, पोलिंग बूथ में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज तो मैंने खुद वेरीफाई किया है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एलिगेशन पे तो इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अगर उन्होंने 5 या 10 तरीके के अलग अलग एलिगेशन लगाए, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि हलफनामा का इंतजार करें कि आप देंगे। अब आप लॉ पर बात कर रहे हैं बार बार कि लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि यहाँ पर आपको जो चीज एकदम ग्लेरिंग है उस पर तो आपको कदम तो उठाना चाहिए। बचपन से मैं एक चीज हमेशा सुनती आई हूँ अपने माता पिता से कि वही इंसान सुधर सकता है या अपनी गलतियों को सुधार सकता है जो पहले तो ये करे कि वो अपनी गलती माने। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन यही मानने को तैयार नहीं कि उनके डेटा में कोई प्रॉब्लम है, जबकि कई सारे रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं कि एक ही पर्टिकुलर हाउस में 36 लोग, 80 लोग रह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? और वहां पर इतने सारे लोगों, वोटर्स का नाम है। तो जब मीडिया रिपोर्ट्स भी आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आप क्यों नहीं करें? दूसरा, एक सवाल उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाया तो आप तो उनसे एफिडेविट मांग रहे हैं, और उन्होंने एक पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एविडेंस के साथ सारे चीजें लाई। लेकिन वहीं बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कई सारे कॉन्स्टिट्युएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाए, ये कहा कि वहां फेक वोटर्स है, मैनिपुलेशन हो रहा है इलेक्शंस के दौरान, वायनाड में, रायबरेली में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए भी कुछ दिन हो चुके हैं। आपने अभी तक क्या किसी भी तरह का एफिडेविट मांगा है, किसी तरह की प्रेस रिलीज जारी की है? कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने तो तुरंत एक ट्वीट कर दिया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि आप हलफनामा दें, लेकिन इस पर तो ये सवाल जब उठा, इस पे कोई भी जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये सवाल अभी भी बरकरार है। अब आते हैं कि आपसे, अब मैं आऊंगी मेन मुद्दे पे जो है कि आधार कार्ड से रिलेटेड। सभी को पता है बिहार में एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर पूरे इंडिया में होगा, ये चीज तो क्लियर है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब आधार से जुड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 11 डॉक्यूमेंट्स जो सिटीजनशिप के प्रूफ का प्रमाण है। अब 11 डॉक्यूमेंट्स के बाद अब यहाँ हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट मानेंगे, और जो भी एग्रीव्ड, यानी कि जो भी वोटर किसी जिस वोटर का नाम ड्राफ्ट रोल में किसी कारणवश नहीं आया, या कोई भी कंप्लेंट आपके पास आता है आधार कार्ड के साथ, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया है। तो सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन अब आधार कार्ड को 12th यानी 12वां डॉक्यूमेंट मानेगा 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा? क्या वो एसआईआर में इसे 12th डॉक्यूमेंट मानेगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, और ये मैंने भी कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन लॉयर्स ने तो कह दिया है, जो पिटिशनर के लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब आया, उनका जवाब ही बहुत ही लीगल जवाब था। उन्होंने कहा कि कोई भी एग्रीव्ड पार्टी या वोटर हमारे पास आता है आधार कार्ड से रिलेटेड, लेकर आता है बिहार एसआईआर में, तो हम उसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे, उसको देखेंगे, उसे जांचेंगे, परखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन कहीं भी उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया ये कहते हुए कि जी अब आधार कार्ड भी एक 12th डॉक्यूमेंट होगा। तो ये एक सवाल कितना क्लियर और पॉइंटेड क्वेश्चन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं। अब आते हैं इसके बाद एक और क्लियर सवाल पूछा गया था, और एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार अलग अलग जर्नलिस्ट ने इसलिए पूछा क्योंकि पहली बार में उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि एन्यूमरेशन फॉर्म आपके पास जमा किए हैं कई वोटर्स ने, विथ डॉक्यूमेंट एंड विदाउट डॉक्यूमेंट। आप हमें ये बताइए कि कितने लोगों ने विथ डॉक्यूमेंट जमा किए और कितने लोगों ने विदाउट डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। आप कह रहे हैं 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने किए, लेकिन ये फिगर आप हमें दीजिए। पहली बार जब पूछा गया तो उन्होंने ऑफ कोर्स जवाब नहीं दिया, वो क्वेश्चन ही गायब हो गया, आंसर तो उसमें था ही नहीं। जब दूसरी बार पूछा गया तब उन्होंने ये कहते हुए कहा कि हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, ये सारा चीज तो एसडीएम लेवल पे हो रहा है, बीएलओ के लेवल पे हो रहा है, ईआरओ के पास है, तो वो डेटा तो अभी वहीं पर है, अभी हमारे पास ऐसा कुछ डेटा नहीं है, और वो प्रोसेस है, चल रहा है, चलते रहेगा।
क्वेश्चन ये है इलेक्शन कमीशन से कि आपका प्रोसेस तो बहुत दिन से चल रहा है, आप बहुत सारा डेटा हमसे शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की है, 65 लाख वोटर्स का नाम डिलीट हो गया, इतने लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया, तो आपके पास ये डेटा नहीं है। ये थोड़ा हैरानी की बात आ गई कि आपके पास ये डेटा कैसे नहीं है। अब आते हैं और एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पर, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज पे इलेक्शन कमीशन, जैसे आप जानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग होती है, पोलिंग बूथ पे भी होती है, स्टोर रूम में जो लगता है जहां पर ईवीएम रखा जाता है, ईवीएम वीवीपैट मशीन, इलेक्शन के बाद वहां भी सीसीटीवी फुटेज होता है, रिकॉर्डिंग होती है, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो देखते रहे कि वहां पर स्टोर रूम सेफ है कि नहीं। तो ये सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाती है बार बार, और कांग्रेस ने भी मुद्दा उठाया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं ये शेयर करते। आरटीआई में भी अब कह दिया उन्होंने रूल्स चेंज करके कि हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और वीडियोग्राफी प्रूफ नहीं शेयर करेंगे। तो सीसीटीवी फुटेज पे इनका कहना था बहुत ही इमोशनल सा जवाब था कि क्या आप बहू बेटियों की फुटेज शेयर करेंगे, उनकी प्रिवेसी ब्रीच होगा, उनकी प्रिवेसी का उल्लंघन होगा। पहली बात तो ये कि हम सब जाते हैं पोलिंग बूथ के बाहर, वीडियोग्राफी करते हैं, आप भी करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी खुद फोटोग्राफ डालते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं लोगों की, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी का भी करते हैं। इसमें प्रिवेसी ब्रीच वाली बात ऐसी तो कुछ होती नहीं है। तो ये जो जवाब था आपका, ये चीज तो मेरे ख्याल से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आम जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, आप स्टोर रूम वाले फुटेज में क्या प्रॉब्लम है? स्टोर रूम वाले फुटेज में तो कोई भी पुरुष हो या महिला हो वैसे तो कोई नहीं जाता वहां, तो ईवीएम वीवीपैट रहते हैं, तो उस फुटेज को शेयर करने में क्या दिक्कत है? उसको तो आप शेयर कर सकते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज का पर्पस ये होता है कि आप निगरानी रखें और उसकी जरूरत पड़े बाद में तो लोग ले सकें। इसमें प्रिवेसी बीच वाली बात शायद किसी को भी समझ ना आए। इसके बाद एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आई जो कि मुझसे बार बार पूछा गया है, जब से मैं इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा काम करने लगे, इनफैक्ट उस समय मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि इलेक्शन कमीशन तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे लोग काम करते हैं, इलेक्शन के टाइम हम देखते हैं कि इतने सारे इलेक्शन ऑफिसर्स इधर उधर सब जगह तैनात होते हैं, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैसे कि इतना मैनिपुलेशन हो जाए। लेकिन बाद में पता चला, इनफैक्ट मैंने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में द हिंदू न्यूज़पेपर, वहां पर एक पॉडकास्ट था, उसमें यही सवाल पूछा गया था मुझसे, जर्नलिस्ट ने पूछा, तो मैंने उस पे जब उस पे R&D कर रखी थी, रिसर्च कर रखा था, तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्रोबेबली, जहां तक मुझे पता है, इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि उनकी तो बहुत ही छोटी सी ग्रुप होती है, वेरी स्मॉल टीम ऑफ पीपल वर्किंग एट द इलेक्शन कमीशन, ज्यादातर लोग डेपुटेशन पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जी सिर्फ 800 लोग हैं जो काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में फुल टाइम, बाकी लोग जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आते हैं डेप्यूटेशन पे, और वो तभी आते हैं जब वोटर लिस्ट बनता है या इलेक्शन होता है। तो यही दो काम के लिए ज्यादातर लोगों को एंगेज किया जाता है, जैसे BLO हो, ERO जो बिहार में काम कर रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने ये माना कि भाई हमारा जो ग्रुप है बहुत ही छोटा है। तो अगर आपके मन में ये बात है कि नहीं इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा है और किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो तो नजर में आए, तो ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई उनका टीम बहुत छोटा है। और ये उन्होंने तब कहा कि मिस्टेक्स हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम छोटी है, हमारे पास लोग भी बहुत कम है। तो इस पर दूसरा सवाल आता है, एक तरफ तो आप कांग्रेस की बात पर पूरा नकार रहे हैं कि उनका कुछ भी नहीं गलत है सारी चीजें, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार में SIR चल रहा है वो भी परफेक्ट चल रहा है। उनका यही कहना था कि जो भी चल रहा है सब चीज सही है, कुछ गलत नहीं है वहां पर। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें परफेक्ट हैं, तो ऐसा कैसे हुआ कि कोर्ट में पिटिशनर्स ने दो ऐसे लोगों को प्रेजेंट किया जो बिहार से है, जो वोटर हैं और जिंदा हैं, लेकिन आपके डेटा के हिसाब से वो मर चुके हैं। तो अब ये जो दो लोगों को प्रेजेंट किया है, उसके अलावा भी हमने कई सारे रिपोर्ट्स सुने हैं, देखे हैं, जहां पर लोगों को मृत घोषित कर दिया गया लेकिन वो जिंदा है। अब 65 लाख वोटर्स का भी डेटा आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, तो अब ऑफ कोर्स और भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये क्लेम कहना कि आपका जो डेटा है वो परफेक्ट है और बिहार SIR में जो काम चल रहा है वो एकदम परफेक्ट है, तो ये चीज गलत होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी
एविडेंस सामने है कि ये चीज सही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का जो बार बार कहना है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बाकी दुनिया में जो भी चल रहा है, जो भी लोग कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं, और साथ में ये भी कहना कि लॉ के हिसाब से काम करिए। तो अगर आप इतने निष्पक्ष हैं, अनबायस्ड हैं, और आपके लिए पॉलिटिकल पार्टी सब एक समान है, तो भाई आप फिर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कोई भी हो, आप सबसे एफिडेविट लीजिए, फिर ही काम करिए। और अब नहीं तो फिर, या तो इतना बड़ा इशू है तो आप फिर अपने लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। तो क्रक्स में तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि ये कुछ मुद्दे थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सीधा जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं देना चाहते थे या क्या करना चाहते ये तो पता नहीं, लेकिन आप पर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो 1.5 घंटे का, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का जो वीडियो है, आप खुद देख सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी है। खुद जाइए, खुद सुनिए, और समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं आखिर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। क्या वो वोटर का कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे इस पीसी के बाद? ये सवाल मेरा आपसे है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि इन सवालों के अलावा और कौन से सवाल पर आपको लगा कि उनका जवाब, मतलब ज्यादातर सवाल पे जवाब तो गोलमोल ही था, लेकिन और कौन से सवाल थे जिस पे जवाब उन्हें देने चाहिए थे क्लियरली पॉइंटेड वे में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज लोगों से भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कल का हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन ने किया उसमें आखिर हुआ क्या था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।